डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे। आज बहुत स्वागत है आपका मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। हम लोग लगातार एक एक करके चैप्टर्स पढ़ते जा रहे हैं। आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसका नाम है मिश्रण। मिश्रण ऐसी चीज़ है जिसमें अक्सर विद्यार्थियों को समस्याएं आती हैं। उसका कारण क्या है कि सिचुएशन, अगर एकदम सामान्य सिचुएशन है तब तो प्रॉब्लम नहीं बनती है, लेकिन अगर थोड़ा सा इधर उधर की सिचुएशन आ जाए तो समस्याएं होती हैं। एक सवाल, दो सवाल तो नहीं कह सकते, लेकिन एक सवाल संभावना रहती है कि हरदम आता है, हर परीक्षा में आता है, और कभी कभार दो भी हो सकता है। ये है इसकी सिचुएशन। हाँ, एक से दो सवाल मिश्रण के संभव हैं। हाँ, अनुपात चैप्टर में मिला के देखा जाए तो फिर तो तीन चार बन गए ना, क्योंकि अनुपात के भी सवाल बनते हैं तो मिश्रण से संबंधित बन जाते हैं। तो दोनों मिला करके अगर देखा जाए तो फिर मिश्रण एक टॉपिक महत्वपूर्ण बन जाता है। आज हम उसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। चैप्टर होगा मिश्रण। आओ समझते हैं मिश्रण क्या है और उसे कैसे समझा जा सकता है। टॉपिक का नाम है मिश्रण। शब्द से कैसा लग रहा? मिश्रण शब्द से ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ मिलाया जाएगा आपस में। जरूर सही बात है, यही बात है, मिलाया जाना ही जाना है। अगर आप देखें बहुत बारीकी से तो यह पाएंगे कि इस संसार में बहुत कुछ चीजें मिश्रण करके और अच्छी बनाई गई हैं। अकेले अकेले हो सकता है वो बहुत अच्छी ना हो, लेकिन अकेले अगर आप मिर्च खाइए, काली मिर्च या लाल मिर्च, या अकेले नमक खाइए, या अकेले धनिया खाइए, कुछ भी अकेले खा के देख लीजिए, अच्छा नहीं लगेगा, दावा मेरा है। लेकिन अगर इन सभी मसाले को एक निश्चित अनुपात में मिला दिया जाए तो एक बहुत स्वादिष्ट सब्जी बन के तैयार हो जाती है। बात क्लियर हो रही है? ऐसे ही अगर मैं आपसे एक एग्जाम्पल लूँ कि एक पार्ले बिस्कुट आप खाएं। पार्ले, मैं कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा, किसी एक बिस्कुट का नाम लें, क्योंकि पार्ले बहुत पहले से हमारे दिमागों में छाया हुआ है, इसलिए मैंने पार्ले का नाम लिया। तो एक बिस्कुट आप खाइए तो आप क्या कहेंगे? आप दो बातें कह सकते हैं। या तो आप कहेंगे कि पार्ले बिस्कुट में आज भी वही बात है, या तो आप कहेंगे अब पहले जैसी बात नहीं रही। अब अगर आप कहते हैं कि आज भी वही बात है, इसका यह मतलब हुआ कि जिस अनुपात में आज के पचासों साल पहले, हाँ इतना पुराना तो होगा ही, आज के 50 साल पहले जितना जिस अनुपात में आटा, चीनी और वगैरह वगैरह जो भी कुछ मिलाया जाता है इंग्रेडिएंट्स, वो अगर वही रेशियो आज भी मेंटेन हुआ होगा तो समझो कि आज भी वही टेस्ट होगा। लेकिन अगर अ, सस्ते के चक्कर में कुछ कम अच्छी चीजें मिलाई गई होंगी तो निश्चित रूप से उसका ये टेस्ट बिगड़ गया होगा। यानी कि मिश्रण एक अनिवार्य तत्व है कि हम मिलाएंगे। अच्छा, आमतौर पर जो हम लोग जिस मिश्रण की बात कर रहे हैं वो मिश्रण दरअसल एडल्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। अब व्हाट इज एडल्ट्रेशन? एडल्ट्रेशन माने होगा किसी महंगी वस्तु में अगर हम कोई सस्ती वस्तु मिला दें तो जो एक सिचुएशन बन के तैयार होगी, जो सोल्यूशन बन के तैयार होगा, वो नाम पड़ेगा उसका इस मिश्रण का। महंगी वस्तु को सस्ती वस्तु के साथ मिला दिया जाए। ये अक्सर लाभ के लिए व्यापारी ऐसा प्रयास करते हैं। जैसे देसी घी में डालडा मिला दिया जाए, या सरसों के तेल में पाम ऑयल मिला दिया जाए, या फिर दाल में कंकड़ मिला दिया जाए। तो ये सारे जो रेशियो बनते हैं, या दूध में पानी मिला दिया जाए, तो इस तरह के जो मिलावट होती है उसी मिलावट से संबंधित बातें हम लोग यहाँ समझेंगे एक उदाहरण के साथ। बल्कि हम उसके पहले ये बता दें कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि जब कभी दो चीजें मिलाएंगे आप, तो एक महंगी वस्तु होगी, एक सस्ती वस्तु होगी। तो अगर मैं यहाँ लिख दूं महंगी, ये महंगी वस्तु है, और यहाँ लिख दे सस्ती वस्तु, अब दोनों को हम मिलाना चाहते हैं, तो मिलाने के बाद जो हमारा सीपी बनेगा, कास्ट प्राइस, वो इन दोनों के बीच में बनेगा। महंगा से कुछ सस्ता बनेगा और सस्ता से कुछ महंगा बनेगा, क्योंकि दोनों का मिश्रण है। तो उसका मूल्य हम औसत मान लेते हैं। तो मान लीजिए वो औसत मूल्य वाली वस्तु बन के तैयार हो जाएगी। तो अब क्या करना है, किस अनुपात में मिलाया गया, यही पूछना है। यानी हमारे चैप्टर का उद्देश्य यह है, यह बताए कि किस अनुपात में मिलाया गया है। तो हम इसका इसका डिफरेंस निकालेंगे और यहाँ लिख देंगे महंगी माइनस औसत, ये एक रेशियो बनेगा। और सस्ती और औसत के बीच का जो डिफरेंस होगा वो यहाँ लिख देंगे, और उसका नाम पड़ेगा औसत माइनस सस्ती। ठीक, ये माइनस का चिन्ह है,
इनके बीच में ये बिंदी लग जाएगी, तो यही अनुपात हमको बताना होता है। यानी जब भी कभी कोई महंगी वस्तु और सस्ती वस्तु मिलाकर एक एवरेज मूल्य की वस्तु बनाई जाएगी, तो उसके पीछे यह फार्मूला काम करेगा। यह बार बार काम करेगा, बहुत काम करेगा। तो ये इसका मुख्य फार्मूला हो गया। यहाँ तक ठीक है। लाभ हानि पढ़ते समय हमने दूध और पानी के अनुपात से संबंधित बात किया था। उसे एक बार दोबारा कह देता हूँ। देखो, कभी कभी क्या होता है कि कोई ग्वाला होता है दूध में पानी मिला करके और क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। हमने शायद प्रॉफिट लॉस में इसकी चर्चा करे थे, फिर से एक बार कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, एक लाइन का मामला है। तो वो होता है कि यदि, स्टेटमेंट लिख दे रहा हूं, यदि दूध में पानी मिलाकर पानी मिलाकर क्रय मूल्य पर बेचने से X% का लाभ होता है, X% लाभ होता है, तो दूध और पानी का अनुपात, तो दूध और पानी का अनुपात एकदम फिक्स अनुपात होता है। तो दूध और पानी का जो अनुपात बनता है वो बनेगा 100:X। इसी रेशियो में दूध और पानी अगर मिला दिया जाए तो जो हम चाहते हैं वो हो जाएगा। एक सिचुएशन ये बन गई। अब एक और बात करनी है, उसके बाद हम लोग सवाल पर आ जाएंगे। वह बात क्या है? कल्पना कीजिए, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए एक ड्रम दूध लेकर के एक व्यक्ति बेचने पहुंचा मार्केट में। एक ड्रम शुद्ध दूध था। अब वो मालिक जो था वो कहीं दूर चला गया और उसके नौकर के मन में चोरी की भावना आ गई। तो उसने क्या किया कि उसमें से 10 लीटर दूध निकाल लिया और उतना ही 10 लीटर पानी मिला दिया। देखा कि अभी भी नहीं आ रहा है, उसने दोबारा 10 लीटर निकाला और दोबारा 10 लीटर पानी मिला दिया। देखो, दूसरी बार जब उसने दूध मिलाया होगा, निकाला होगा 10 लीटर, तो उसमें केवल दूध नहीं निकला होगा, वो जो दूध और पानी का मिश्रण बन चुका था अब मिश्रण निकला होगा, अब फिर शुद्ध पानी मिलाया होगा। थोड़ी देर बाद अभी भी फिर नहीं आया वो। इसका मतलब तीसरी बार उसने यह घटना करी है। फिर से वो जो भी मिश्रण तैयार हुआ उसमें से 10 लीटर निकालता है और फिर 10 लीटर पानी मिला देता। यानी जितनी मात्रा में दूध मिला रहा है उतनी ही मात्रा में पानी मिलाता जा रहा है और यह प्रक्रिया कई बार करता है। एक बार और 2 बार अगर यह प्रक्रिया होती है तो हम लोग इसे मौखिक लगा सकते हैं, मौखिक। लेकिन जब यह प्रक्रिया ज्यादा होने लगती है तो उसके लिए एक खास सूत्र की जरूरत पड़ती है। वह सूत्र हमको लिखना है। आओ देखें उसका स्टेटमेंट क्या बनेगा और कैसा फार्मूला क्रिएट होता है। वो है, यदि X लीटर शुद्ध दूध में से Y लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए, उतना ही पानी मिला दिया जाए और यह प्रक्रिया n बार की जाए, तो अंत में दूध की मात्रा, क्योंकि अब दूध और पानी का मिश्रण होगा तो उस मिश्रण के अंदर दूध कितना होगा वही बताना है। अंत में दूध की मात्रा बराबर, मैं यहां लिखता हूं, x माइनस वाई अपान x पावर n लीटर। यानी x माइनस वाई अपान x पावर n लीटर कर दिया जाए तो यह हमें पता चल जाएगा कि वो 2 बार 4 बार 5 बार जितना भी बार निकाला होगा उसके बाद कितना मात्रा बची होगी यह बताना होगा। जब आप इस पर सवाल करेंगे तो आपको एक बात याद आएगी और उसका नाम होगा डेप्रिसिएशन फार्मूला। जब हम लोगों ने पढ़ा होगा डेप्रिसिएशन, मेरे में भी परसेंटेज चैप्टर में,
तो उसमें डेप्रिसिएशन मैंने बताया था कि जैसे किसी मशीन का मूल्य 10% दर से या 20% दर से अवमूल्यन हो रहा है, तो 3 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या हो जाएगा, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, अगर 20% कम हो रहा होगा तो हम क्या कहेंगे उसको, 80/100, 80/100, 80/100। तो इसे हम कहेंगे डेप्रिसिएशन फार्मूला। ठीक है, तो इसलिए जो है, आओ देखते हैं इस पर कुछ प्रश्न कर लिया जाए। हाँ, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं और उस उदाहरण को यहाँ हम लिखते हैं। लिखें, 63 रुपया प्रति किलोग्राम की चाय को 90 रुपया प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 72 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए। सवाल को याद कर लीजिए, है बहुत अच्छा सवाल है। 63 रुपया किलोग्राम की चाय है, उसको 90 रुपया किलोग्राम की चाय के साथ मिलाया जा रहा है। अब सवाल है किस अनुपात में मिला दिया जाए कि मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए, 72 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए। तो आओ देखते हैं, मैं यहीं पर इसको बना लेता हूं। देखो, मैंने यहां लिख दिया 63 रुपया, यहां लिख दिया 90 रुपया, और मुझको 72 रुपया का रेट चाहिए। तो कौन सा रेशियो चलेगा, आओ देखें। 63 और 72 का अनुपात अंतर देखेंगे तो 9 आया, और 72 और 90 का अंतर देखेंगे तो 18 आएगा। अब इसी बीच में भी 2 बिंदी लगा देंगे और हमारा काम हो गया। हमारा उत्तर आएगा 2:1। इतना आसान है ये, सोच लीजिए। अब यह सवाल देख लीजिए और उसका वो जवाब देख लीजिए। इतना इंटरेस्टिंग है कि बहुत कुछ लिखना पढ़ना नहीं, सीधे उत्तर है और निकालिए ना। आनंद है कि नहीं बताइए। एक और प्रश्न लिखता हूं, उसको देखिए कितना आसानी से आप इसको लगा सकते हैं। आओ देखिए, 40 रुपया प्रति केजी चावल को 20 रुपया पर केजी, 20 की जगह 25 लिख देता हूं, 25 रुपया पर केजी चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 30 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए, 30 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए। अब क्या करेंगे, हमने देखा मैं यहां 40 लिखूंगा, यहां 25 लिखूंगा ना। ये 40 रुपया किलो वाला चावल है, ये 25 रुपया किलोग्राम वाला चावल है, और हमें ऐसा मिलाना है कि 30 रुपया प्रति किलोग्राम चावल बन जाए। तो इन दोनों का डिफरेंस हम यहाँ लिखेंगे 10, और इन दोनों का डिफरेंस हम यहाँ लिखेंगे 5, और चावल का रेट क्या बन जाएगा, 1:2। अगर हम 1 किलोग्राम चावल इसका और 2 किलोग्राम चावल इसका खरीद लें और तब मिला दें तो 30 रुपया प्रति किलोग्राम हमारा चावल तैयार हो जाएगा। इसमें जांच की सुविधा अद्भुत क्षमता है। गणित ही ऐसा विषय है जिसमें आप बहुत शानदार जांच कर सकते हैं, किसी की जरूरत नहीं है। जैसे हमने निकाला 1:2, और 1 मिनट के मान ले कि आपके मन के अंदर संदेह पैदा हो कि पता नहीं ये सच होगा कि नहीं, तो आओ जांच करके दिखाएं। हमने कहा भाई 40 रुपया किलो वाला 1 किलोग्राम चावल खरीदो, तो अगर आप 40 किलोग्राम वाला 1 किलोग्राम चावल खरीदेंगे तो आपको 40 रुपये का मिलेगा, और 25 किलोग्राम वाला अगर आप 2 किलोग्राम चावल खरीदेंगे तो 50 का मिलेगा। कुल मिलाकर आपने 90 रुपया खर्च किया, कुल मिलाकर आपने 90 रुपया खर्च किया, और आपके पास कुल चावल कितना हो चुका है, 3 किलोग्राम।
अब अगर 3 किलोग्राम का दाम अगर 90 रुपया है तो 3 से काट दीजिए तो आ गया 30 रुपया पर केजी, जो हमारा ये उत्तर है। इतने आसानी से आप इसको जांच भी कर सकते हैं, यानी सवाल होगा और जांच होगा। अब आपको एक बहुत ही ज्वलंत प्रश्न बताता हूँ। ज्वलंत प्रश्न क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी तक आपने कई जगहों पर पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा होगा। अगर कभी 3 चीजें मिलानी हो आपस में तो क्या करना पड़ता है। मतलब मैं तो कह सकता हूं कि अगर कहीं आपने किताबों में भी देखा होगा तो ऐसे सवाल अक्सर गलत पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि जांच करके आप पाएंगे कि वो गलत है। मैं आपको दिखा देता हूं एक सवाल, तो आप ज़्यादा समझ पाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं कतई नहीं कह रहा कि मैं बहुत बुद्धिमान आदमी हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जितनी चीज़ें आप संसार में देखते हैं वो सब एज यूजुअल है नहीं। कई जगहों पर मिस्टेक है, लेकिन कोई लोग उसको ध्यान से देखते नहीं। तो मैं सवाल लिखता हूं, आप खुद समझेंगे सवाल क्या है। सवाल ये है कि 3 प्रकार के चावल क्रमशः क्रमशः 50 रुपया पर केजी, 60 रुपया पर केजी तथा 90 रुपया पर केजी के दर से हैं। इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए, इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि 70 रुपया प्रति किलोग्राम की चाय कह रहे चावल है भाई, 70 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल तैयार हो सके। ये प्रश्न है। सवाल खूब अच्छे समझ जाइए। 3 प्रकार का चावल मार्केट में है। एक 50 रुपया प्रति किलोग्राम है, एक 60 रुपया प्रति किलोग्राम है और एक 90 रुपया प्रति किलोग्राम। ये चावल के तीनों मूल्य हैं। अब हमको ये बताना है कि इन्हें हम किस रेट से मिला दें आपस, किस अनुपात से, कि हमारा पूरा चावल 70 के रेट से तैयार हो जाए। तो अब क्या करें। देखो, मान लेता हूं ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए और बी के बीच तो वो है ही नहीं। बोलो, 50 और 60 के बीच 70 है ही नहीं है, तो ए और बी का रेशियो तो कभी आएगा ही नहीं। पहले निकालते हैं ए और सी का रेशियो। ए, हम चलो इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। 3 प्रकार का चावल है। तो पहले हम ए और सी लेते हैं। तो ए का रेट है 50 और सी का रेट है 90 और हमको रेट कौन सा चाहिए, 70 का। तो मैं देखना चाहता हूं इन दोनों में कौन सा रेशियो है। तो भाई इनका अंतर कितना आया, 20। इसका अंतर कितना है, 20। और रेशियो क्या आया, 1:1। तो यानी आपके पास ए और सी का रेशियो बन के तैयार हो गया। अब चलो हम बी और सी का रेशियो देखते हैं। बी का रेशियो और सी का रेशियो हम कैसे जान पाएंगे, क्योंकि हम जो मूल्य यहाँ लिख रहे हैं बी और सी, उसके बीच में ही 70 होना चाहिए। अब देखो, बी की वैल्यू कितनी है, 60 और सी की वैल्यू है 90। अब हमें चाहिए 70 के रेट से। अब इन दोनों का जब हम रेशियो निकालते हैं तो यहाँ अंतर आता है 10, यहाँ अंतर आता है 20। अब बी और सी का जो रेशियो आया है वो कितना आया है, 2:1। हमें ए और सी का रेशियो पता चल चुका है, हमें बी और सी का रेशियो पता चल चुका है। अब हम इसका उत्तर निकालने जा रहे हैं। हम लिखेंगे ए, बी और सी। तो ए 1 है और सी 1 है और बी और सी का रेशियो 2:1 है। इसका रेशियो 2 है, इसका रेशियो 1। अब जरा सोचो हमारे सामने क्या है। आपने अनुपात पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि जो चीज़ें कॉमन होती हैं या नहीं होती तो उन्हें बराबर करने के लिए गुणा करना पड़ता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, बराबर करना ही नहीं है इसको, इसे जोड़ना पड़ता है, प्लस करो बस। अब चलो, 1 तो 1 ही रहेगा, ये 2 2 ही रहेगा और ये 2 2 ही रहेगा। हमारा उत्तर आ चुका है 1:2:2।
यानी इन 3 प्रकार की चावल को अगर 1:2:2 में मिला देंगे तो निश्चित रूप से आपका 70 का भाव वाला चावल तैयार हो जाएगा। हम जांच करेंगे, बिना जांच किए उत्तर नहीं चलेगा पता। तो चलो, जो पहले प्रकार का चावल है उसे 1 किलो खरीदना है, तो हम क्या करेंगे, 50 गुणा 1 बराबर 50 रुपया खर्च हुआ। जो दूसरा 60 वाला चावल है इसे 2 किलो खरीदना है, तो ये हो गया 120 का। और जो तीसरा 90 वाला चावल है इसे 2 किलो खरीदना पड़ेगा, 9 दूनी 18, 180 का। और देखा जाए कितना खर्चा हुआ, 5 2 7, 7 8 15, हासिल 1, 1 1 2 1 3, 350। हमारे पास जो चावल आए हैं कुल मिला के 350 रुपया खर्च हुआ, और 350 रुपया खर्च हुआ, और कुल चावल हमारे पास कितना है, 2 + 2 + 1, यानी कुल 5 किलोग्राम चावल तैयार हुआ। अब 5 किलोग्राम का चावल अगर कीमत 350 है तो भाग देकर देखिए 70 के रेट का चावल हमारा तैयार हो गया। यह विशेष प्रश्न इसलिए है कि यह अनुपात के उस सिद्धांत का पालन नहीं करता है जिसमें वो कहा जाता है कि हाँ बराबर करो, और जब बराबर हो जाता तो सेम चीज छाप लिया जाता है, लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ 1 + 1 2 होता है, ऐसे 2 ऐसे 2 ऐसे करना पड़ता है। तो यह एक विशेष प्रश्न है। तो हम इस पर एक और सवाल लेते हैं जो आपके बहुत काम आएगा। ये अपने मित्रों के साथ आप इस पर चर्चा करेंगे, और जैसा होगा हमसे जरूर बताएंगे, मजा आएगा। ऐसा इसलिए कि सामान्य तौर पर ये उपलब्ध नहीं है आपकी पुस्तक में, सामान्य तौर पर, लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे, एसएससी का उठाएंगे और बढ़िया परीक्षाओं के, तब उसमें ये सवाल मिल जाएगा आपको। एक प्रश्न और कोई ले लेते हैं। 3 वस्तुएं ABC क्रमशः 25 रुपया पर केजी, 30 रुपया पर केजी तथा 45 रुपया पर केजी हैं। उन्हें किस अनुपात से मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए कि 35 रुपया प्रति केजी वस्तु तैयार हो जाए, सवाल खूब अच्छे से देख लो। ABC इसका रेट है 35, इसका रेट है 25, इसका रेट है 30 और इसका रेट है 45। 25 30 45 का तीनों का रेट है, और हमको कुछ ऐसा रेट बनाना है कि वो बन जाए 35 का। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को हम ABC लिख देंगे, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C रख देंगे। आओ मिलाया जाए। तो देखो 35 जो है A और B के बीच नहीं मिल पा रहा, कोई बात नहीं, पहले हम A और C को ही देख लेते हैं। तो यहाँ हमने लिखा 25 और C की जगह लिख दूंगा 45, और हमको रेट चाहिए किसका, 35 का, तो मैंने यहाँ लिख दिया 35 का। अब इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, 25 और 10 35, और 35 10 45, वाह 1:1 ही आया। अब चलो B और C का रेशियो देख लेते हैं। B है 30 और C है 45, और हमको क्या चाहिए, 35 का रेट चाहिए। वाह, ये देखो 5 का रेट आया, और ये भी 35 और 10 45 ना, ये 10 का रेट आया। यहाँ कौन सा रेशियो आया, 2:1। एकदम सेम क्वेश्चन हो गया ना, सेम क्वेश्चन हो गया। देखो अब क्या करेंगे ABC को, तो AC है 1:1 और BC है 2:1, अब फिर जोड़ेंगे 1:2:2 आ जाएगा। जांच करेंगे तो अच्छा ही होगा, इसमें कुछ गलत हो नहीं सकता, बस जोड़ना ही जोड़ना पड़ता है। तो ये कुछ विशेष प्रश्न है, और यह इसमें खाली यह बात ख्याल रखना होता है कि इसे प्लस करना पड़ता है बस, और लगभग और कोई ऐसी चीज इसमें विशेष नहीं है, क्योंकि ये बातें बहुत आराम से आप निकाल ले जाएंगे, बस खाली यही देखना होता है। ठीक है, अब चलिए हम उस प्रश्न पर चर्चा करें जो हम दूध में से पानी मिलाएंगे, हाँ निकालेंगे, रखेंगे, और देखा जाए। एक प्रश्न हम लेते हैं कि 200 लीटर शुद्ध दूध में से 20 लीटर दूध निकालकर
उतना ही पानी मिला दिया गया। यह प्रक्रिया कुल 3 बार की गई। अब बर्तन में दूध की मात्रा बताइए। अब बर्तन में दूध की मात्रा बताइए। ये हुआ सवाल आपका। कैसे बताएंगे आओ देखते हैं। हमारे पास एक जबरदस्त फार्मूला है, x माइनस वाई अपान एक्स पावर n। हमें यही करना है। जब हम यह करेंगे तब हमको यह पता चल पाएगा कि अब बर्तन में दूध कितना बचा हुआ है। तो x की जगह हम 200 लिखेंगे और ब्रैकेट में 200 माइनस 20 और अपान 200 करेंगे और यह पावर 3 कर देंगे, क्योंकि यह प्रक्रिया कुल 3 बार की गई है। तो आइए देखते हैं। 200 गुणा 200 में से 20 घटाओ 180, 180 बटा 200, फिर 180 बटा 200 और फिर 180 बटा 200। बस यही मुझे काटना है और हमारा उत्तर आ जाएगा कि हमारे पास दूध कितना बचा है। तो यह 200 तो हम यही काट देंगे। उसके बाद इस डबल जीरो से ये डबल जीरो काट देंगे और इस सिंगल जीरो से सिंगल जीरो काट देंगे। हमारे पास काटने के लिए बचा क्या? इस 2 से हम 2 9 18 कर देंगे और इस 2 से हम 2 9 18 कर देंगे। तो हमारे पास केवल 10 बचेगा, है ना। 2 दाएं 20, क्योंकि जीरो भी था। अब बस कुछ घास नहीं करना। 9 9 81 गुणा 18। अब ये हुआ 81 गुणा 18 बटे 10 हमको करना बस। तो 18 1 के 18, 1 18 144, 1 145 और बटा 10। तो ये दशमलव यहाँ लग जाएगा 145.8 लीटर। यानी यह प्रक्रिया अगर की जाएगी तो हमारे पास बर्तन में जो दूध बचेगा वो बचेगा केवल 145.8 लीटर। कितना बढ़िया है ना। 145.8 लीटर दूध बचेगा, बाकी सब पानी हो जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल है। अब इसमें एक थोड़ा सा विशेष सवाल देख लो आप। थोड़ा सा विशेष क्या होता है? देखो, हर तरह के सवाल में जैसे हमने एक सामान्य सवाल लिया और उसका उत्तर निकाल दिया, इसका यह कतई यह मतलब नहीं है कि जितना जिस लेवल पर हमने सवाल लिखा सारे सवाल उसी लेवल पर बनाए गए। ना ना, बहुत खुराफात भी किया गया है। वह खुराफात जब आप प्रैक्टिस सेट देखेंगे तो उसको आपको साफ साफ नजर आएगा। यानी हर टाइप में कुछ खास तरीके जरूर बनाए गए हैं। एक सवाल लेता हूं, आप एंजॉय कीजिए। सवाल है कि एक बर्तन में शराब भरा है, उसमें से 8 लीटर शराब निकालकर, अरे शराब की जगह दूध लिख दो, शराब निकालकर उतना ही पानी मिला दिया गया, यह प्रक्रिया प्रोसेस 3 बार और दोहराई गई। 3 बार और दोहराई गई। अब बर्तन में शराब और पानी का अनुपात 16:65 है। अब बर्तन में शराब और पानी का अनुपात 16:65 है। आरंभ में बर्तन में कितना शराब था? अब देखो इसमें क्या अलग था।
इस प्रश्न में दो शब्द अलग अलग आए। अगर हम पिछला सवाल देखें तो मैंने कहा यह प्रक्रिया कुल 3 बार दोहराई गई। यहां मैंने लिख दिया कुल 3 बार दोहराई गई, तो यहां पर सिर्फ 3 लिखकर काम चल गया। अब इस प्रश्न में शब्द देख लो जरा, यहां लिख रहे हैं यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई। 3 बार और दोहराई गई का मतलब यह हुआ कि एक बार तो किया ही किया, 3 बार और कर दिया, तो अब तो 4 हो गए ना। एक शब्द तो ये हो गया। दूसरी बात, अंत में मैंने इसकी मात्रा नहीं बताई बल्कि रेशियो बताया। ये नई बात यह है। तो दो नई बातों की वजह से इस प्रश्न की प्रकृति बदल गई। करना तो उसी तरह से, लेकिन प्रकृति बदल गई। आओ समझते हैं कैसे हैंडल करेंगे। जब हमारे सामने 16:65 आया तो हम मान लेते हैं बर्तन में अब 16x शराब है और 65x पानी है। लेकिन आप जानते हैं शराब निकालकर पानी मिलाया गया, यानी कुल मात्रा कभी डिस्टर्ब नहीं हुई। कुल मात्रा जो टोटल है वो आज भी है। तो हम जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कुल मात्रा मिल जाएगी। कुल मात्रा कितनी होगी? 65 + 16। 65 + 16 कितना होता भैया? 81। तो अब समझ लो आप, 81x पहले जमाने में था। स्टार्टिंग में टोटल 81x था। अब इस 81x में से क्या किया गया? 81x - 16, 16 नहीं 8 ना, देखो 8 लीटर निकाला जा रहा था। 81x - 8 और बटा 81x, और यहां लिख देंगे प्रक्रिया 4 और बराबर केवल शराब की मात्रा हमें लिखना पड़ेगा 16x। बस अब इसी को हल करना, जितने जल्दी हल हो जाए। कैसे होगा? इस 81x को आप इसके नीचे लाओ। कैसे लाओगे? अगर ये यहां जाएगा राइट साइड में तो ये वैल्यू अपान में जाएगी ऐसे 81x, और ये चीज यहां से डिलीट हो जाएगा। अब देखो क्या हो रहा है, ये x कट ही गया और 16/81 को हम लिख सकते हैं 2/3 का पावर 4। अब 2/3 का पावर 4 और दिस वैल्यू पावर 4। अब दोनों का पावर चूंकि इक्वल साइज में है तो दोनों का पावर हम हटा दे रहे हैं, फोर्थ रूट बोथ द साइड करके। अब यहां बचा हमारे पास ये, और यहां बचा केवल 2/3। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का गुणा इससे होगा 81x - 60 से, और करें 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24, x - 24 बराबर 2 का गुणा इधर करेंगे 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 162। अब हम पक्षांतर करें तो 162 इधर करेंगे और 24 उधर करेंगे। तो अगर हम 162 इधर लाएंगे तो यहाँ बनेगा 81x, और वहाँ ये 24 चला जाएगा तो बनेगा 24। आप जानते होंगे स्टार्टिंग में हमारे पास यही 81x था। अब हम कह सकते हैं 81x की वैल्यू 24 आई, यानी हमारा जो प्रश्न था वो आ चुका है। हमारा प्रश्न यही था कि बताओ आरंभ में शराब की मात्रा कितनी थी? तो हम कहेंगे आरंभ में शराब की मात्रा 24 लीटर थी। आप इस प्रश्न को देख लीजिए, इस उत्तर को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस लेवल पर यह सवाल सॉल्व किया गया है, कितने आसानी से इसका उत्तर आ गया है। तो इस तरह के जितने सवाल होंगे सभी सवालों में इस तरह से हम लोग रेशियो बनाएंगे और एक एक करके सवाल लगाएंगे। बहुत आनंद आएगा, मजा आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।